में आप सबका स्वागत है। एमएस वर्ड की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टेबल ग्रुप के अंतर्गत एक्सेल स्प्रेडशीट और ट्विक टेबल्स के बारे में। जैसे देखिए, मैंने जो है आपको इंसर्ट मेनू में टेबल ग्रुप के अंतर्गत मैंने जब टेबल क्रिएट किया था तो इसमें दो ऑप्शन मिला था, डिजाइन और लेआउट, जिसके बारे में मैंने आपको फाइनली पढ़ा दिया है। आज की क्लास में जो पढ़ना है वो इंसर्ट ग्रुप के अंतर्गत और टेबल मेनू में ये जो दो ऑप्शन यहाँ पे बचा हुआ है, जैसे एक ऑप्शन यहाँ पे डिसेबल है, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, इसके बारे में पढ़ना है, और एक्सेल स्प्रेडशीट के बारे में पढ़ना है, और क्विक टेबल्स के बारे में पढ़ना है। पहले देखिए, जो यहाँ पे अभी अनहाइलाइट है इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसमें एक ऑप्शन लिखा हुआ है, देखिए, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। और जो मैंने कल की क्लास में आपको लेआउट में मैंने आपको पढ़ाया था ये था कन्वर्ट टू टेक्स्ट। इन दोनों में अंतर मैंने आपको बताया था कल। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि अगर टेबल के अंदर किसी प्रकार का कोई टेक्स्ट मैंने टाइप किया है तो हम ये चाहते हैं कि केवल टेबल रिमूव हो जाए, लिखा हुआ टेक्स्ट हमारा शेष बच जाए, तो इसके लिए कन्वर्ट टू टेक्स्ट का हम इस्तेमाल करते थे। समझ में आ रहा है ना? लेकिन ये जो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है इंसर्ट टैब में और यहाँ पे लिखा हुआ है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, इसका ये प्रयोग है कि इसमें टेबल हम लाने के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। समझ में आ रहा है ना? एक तो है कि टेबल हमको हटाने के लिए, और एक यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है, अगर आपने किसी टेक्स्ट को लिखा है तो आप उसमें टेबल ऐड कर सकते हैं। बस इसका यही प्रयोग है। जैसे मान के चलिए कि मैं इस टेबल को डिलीट कर देता हूं सबसे पहले, और यहाँ पे हम कुछ नाम लिख लेते हैं। यस, कमिंग। अब देखिए, जैसे मान के चलिए कि ये मैंने डेटा तैयार किया है, इसको हम रखना चाहते हैं टेबल के अंदर। तो देखिए, अभी ऑप्शन इनेबल नहीं है, पूरी पूरी डिसेबल है। इनेबल तब होगा जब इसको कंट्रोल से हम सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद आप चले आइए टेबल पे, और यहाँ से कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल का आप इस्तेमाल करिए, और बस यहाँ से ओके कर दीजिए। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ से जो टेबल हमारे पास बना हुआ है, आप ये समझिए कि जैसे मान के चलिए किस तरीके से टेबल अगर मैंने बना दिया, तो अब जैसे एक ही हमको मिल रहा है ना, एक ही अभी रो हमको मिल रहा है, और भी ज्यादा रो बढ़ाना तो यहाँ से हम टैब बटन का इस्तेमाल करते हैं। तो दोनों का बस यही अंतर है, एक में टेबल जोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं और एक में टेबल रिमूव करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जैसे अगर रिमूव करना है तो क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे और लेआउट टैब में चले जाएंगे, और यहाँ से कन्वर्ट टू टेक्स्ट, और बस यहाँ से ओके बटन पे प्रेस कर। और वही जोड़ना है तो कंट्रोल से सिलेक्शन करेंगे और चले आएंगे इंसर्ट टैब में, टेबल पे क्लिक करेंगे और कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल का इस्तेमाल करके, और बस यहाँ से ओके पर हो जाएगा ना? तो ये टेबल ग्रुप के अंतर्गत ये ऑप्शन दिया हुआ है, और ये ऑप्शन तभी इनेबल होता है जब हम टेक्स्ट को क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। अदरवाइज बिना टेक्स्ट को सेलेक्टेड किए हुए आप ये सोचिए ऑप्शन हाईलाइट हो जाए, तो ऐसा संभव नहीं। अब चलिए, इसमें एक ऑप्शन आता है एक्सेल स्प्रेडशीट, और एक्सेल स्प्रेडशीट के बारे में बात किया जाए तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि एक्सेल में हम फार्मूला वगैरह कैसे लगाते हैं। समझ में आ रहा है ना? जैसे मैंने कंट्रोल प्लस एन से एक नया पेज ले लिया। अब जैसे एक हम डेटा बनाना सीखेंगे, स्टूडेंट डाटाबेस, और वो भी किसके माध्यम से, तो एक्सेल स्प्रेडशीट के माध्यम से। अभी तक तो आपने फार्मूले के बारे में नहीं पढ़ा है, लेकिन आज की क्लास में फार्मूले के बारे में पढ़ना है कि एक्सेल में फार्मूला हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्या है कि जैसे ही आप इंसर्ट पे जाएंगे और टेबल पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक्सेल स्प्रेडशीट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वैसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। ठीक है ना? ऐसा एक्सेल का इंटरफेस आपके सामने आया हुआ। और देखिए, इस पूरे ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो ये सारा का सारा एक्सेल का ऑप्शन आया हुआ है। अगर आप कहीं साइड में क्लिक करते हैं तो एमएस वर्ड के पेज पे आ जाते हैं। ठीक है ना? और अगर आप इसमें कहीं पर भी क्लिक करते हैं तो आप एक्सेल के पेज पे आ जाते हैं। मतलब मैंने एमएस वर्ड का पेज ओपन किया है, और इस पे भी हमको तत्काल में एक्सेल का पेज मिल गया है, और एक्सेल पे हम एक डेटा बनाएंगे, और उस डेटा के माध्यम से एक मतलब डेटा बना करके हम उसमें फार्मूले का प्रयोग करेंगे। तो जैसे मान के चलिए
कि अगर आपको एक्सेल पे प्रॉपर तरीके से काम करना है तो विंडो प्लस आर दबाने के बाद एक्सेल ओपन करेंगे, तब एक्सेल के फार्मूला हम सॉल्व करेंगे, एक्सेल का सीट हम ओपन करेंगे। लेकिन यहाँ पे तत्काल में आपको मिल गया है ताकि आप आसानी तरीके से पूरे ऑप्शंस का प्रयोग करके आपको बारी बारी से समझ में आ सके। आज में फार्मूले कैसे लगाते हैं, भी फार्मूले आपको पता चल सके, इसके लिए एक्सेल स्प्रेडशीट का प्रयोग हम करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे देखिए इसमें एक्सेल में अगर हम बात करें तो एक्सेल में वो सारे ऑप्शन मिलेंगे जो आपको एमएस वर्ड में पढ़ाया गया। समझ में आ रहा है ना? तो जैसे देखिए अब इसको जैसे अगर बड़ा करना है तो यहाँ पे एक प्लस, मतलब यहाँ पे अगर आप आते हैं तो ब्लैक ब्लैक कलर का कुछ सिंबल बना हुआ आपको दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे पॉइंट पॉइंट का कुछ बना हुआ दिख रहा है। तो आप चाहेंगे तो इसको खींच करके ऐसे बड़ा भी कर सकते हैं, यहाँ पे लेके आएंगे पॉइंटर, यहाँ पे इस तरीके से एरो बनेगा, इसको आप खींच करके बड़ा भी कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? और भी इसको बड़ा करना चाहते हैं तो अपने मतलब अपने हिसाब से इसको आप बड़ा कर सकते हैं। अब इसमें देखिए चूंकि इसमें आपको डेटा तैयार करना है, लेकिन पहले तो आप इसको क्या करेंगे, मर्ज करेंगे तभी तो हेडिंग देंगे। मैंने आपको पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? मर्ज करना तो पहले हम मर्ज करेंगे। इसमें देखिए बहुत सारे सेल हमको दिख रहे हैं और बहुत सारे रो और बहुत सारे कॉलम भी हमको दिख रहे हैं, लेकिन टेबल में हम बनाते थे, लेकिन एक्सेल में ऑलरेडी पहले से बना बनाया हमको मिल जाता। और इसमें जो नंबर लिखा हुआ इसको हम रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। और जो आपका मतलब अक्षर लिखा हुआ है, अल्फाबेटिकल लिखा हुआ है, उसको हम बोलते हैं कॉलम। क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पे हमको कुछ हेडिंग देना है, सबसे पहले पेज को थोड़ा सा हम ऊपर करते हैं यहाँ पे। अब देखिए मान के चलिए कि क्लास में अगर 10 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं तो 10 स्टूडेंटों का एक रिकॉर्ड हमको तैयार करना है एक्सेल के सीट पे। तो या तो हम एमएस एक्सेल पे वर्क करें या एक्सेल की स्प्रेडशीट पे आकर के वर्क करें। मतलब आप ये समझिए कि एक स्टूडेंट का डेटाबेस आज हम क्रिएट करना सीखेंगे। इसमें करना क्या है, तो सबसे पहले पूरे मतलब यहाँ पे जितना भी आपको हेडिंग देना है उतने सेल को हम सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे, और सिलेक्शन करने के बाद इसको हम यहाँ से क्या करेंगे, मर्ज कर लेंगे। क्या करेंगे? मर्ज करेंगे। और मर्ज करने के बाद इसी पे 2 बार क्लिक करेंगे और इसमें हम हेडिंग लिख लेंगे स्टूडेंट डाटाबेस। स्टूडेंट डाटाबेस। और पुनः इसको हम सिलेक्शन करेंगे। इसकी साइज को बढ़ाने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन का इस्तेमाल नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना? यहां से हमको इंक्रीज करना पड़ेगा, तब जाकर के इसकी साइज हम इंक्रीज कर पाएंगे। यहां से स्पेस बटन दबा करके बीच में इसको लाएंगे। तो एक मैंने हेडिंग दे दिया स्टूडेंट डाटाबेस। अगर इसको सेंटर में लेके जाना है तो यहाँ पे इसको सेंट्रल एलिमेंट में भी लेके आ सकते हैं। इसको कलर करना है तो यहाँ पे फिल का भी ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे हम कलर भी कर सकते हैं। हो जाएगा ना? आउटलाइन भी कलर करना है तो इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम आउटलाइन भी बॉर्डर दे सकते हैं थिक बॉर्डर के माध्यम से। अब देखिए यहाँ पे लिख लीजिएगा सीरियल नंबर, फिर यहाँ से टैब दबाएंगे, फिर यहाँ पे लिख लेंगे स्टूडेंट नेम, फिर यहाँ से टैब दबाएंगे, फिर यहाँ पे लिख लेंगे कोर्स, फिर टैब दबा देंगे, फिर यहाँ पे लिख लेंगे फी, फिर टैब दबाएंगे और फिर यहाँ पे लिख लेंगे पेड, फिर टैब दबाएंगे, फिर यहाँ पे लिख लेंगे ड्यू, फिर यहाँ से टैब दबाएंगे, यहाँ पे लिख देंगे डिस्काउंट, और फिर यहाँ पे हो जाएगा टोटल बैलेंस या टोटल अमाउंट। अब देखिए इसमें आप देख पा रहे हैं कि जैसे हेडिंग इसमें छुपा हुआ, हेडिंग आपको प्रॉपर नहीं दिख रहा। तो देखिए इसमें 2 तरीका है कि आप हेडिंग को सही कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले क्या करिएगा, अगर आप एक दो मतलब हेडिंग ऐसे छुपा हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे चले जाइएगा और यहाँ पे प्लस का सिंबल बनेगा, माउस का लेफ्ट बटन 2 बार क्लिक करके इसको मैनेज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? लेकिन टेबल को ध्यान रखिएगा इस सीट से बाहर ना जाए, टेबल को सीट के अंदर में ही रखिएगा। और फिर यहाँ पर भी 2 बार क्लिक करेंगे तो ऐसे मैनेज हो जाएगा। लेकिन एक बार में अगर आप सारे हेडिंग को सही करना चाहते हैं तो पहले हम इसको अंडू करते हैं। एक बार में सारे हेडिंग को सही करना चाहते हैं तो पहले आप कर्सर को लेके जाइएगा ए के पास और यहाँ से लेकर के यहाँ तक सिलेक्शन कर लीजिए और माउस का लेफ्ट बटन 2 बार यहीं पे प्रेस कर दीजिए। हो जाएगा।
तो ये पूरा डेटा हम आसानी तरीके से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अब इसके बाद से यहाँ पे देखिए करना क्या है, इस पूरे को सिलेक्शन करिए, सिलेक्शन करने के बाद इसको हम बोल्ड कर देते हैं। और यहाँ क्या करना है, यहाँ पे करना क्या है, देखिए सबसे पहले इस पूरे डेटा को सिलेक्शन करने के बाद और यहाँ पे आपको बॉर्डर लगा लेना है, जो बॉर्डर के बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, अभी एक्सेल में और भी डीपली बताया जाएगा, पहले आप केवल नॉर्मल आप इतना समझिए। फिर इसको सिलेक्शन करने के बाद और भी इसको बड़ा करना चाहते हैं तो सिलेक्शन करके आप इसकी साइज को बड़ा भी कर सकते हैं। फिर एडजस्टमेंट करना है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक सिलेक्शन करिए, माउस का लेफ्ट बटन 2 बार दबाओ। देखिए इसमें एक और ऑप्शन आता है, जैसे अगर आप इस डेटा को मर्ज कर लेंगे तो जैसे हेडिंग को और आप लेफ्ट में लेके आना चाहते हैं तो ये हेडिंग आपका लेफ्ट में नहीं आता है, ध्यान से देखिए, नहीं आ रहा है ना। तो इसका एक और तरीका है, देखिए पहले तो आप इस पूरे डेटा को सिलेक्शन करिए और यहाँ से आप इसको कर दीजिएगा अनमर्ज, पूरे डेटा को यहाँ से हटा दीजिएगा, पूरी को यहाँ से क्लियर कर दीजिए। देखिए क्लियर करने के बाद इसके बाद से जैसे मान के चलिए कि आप हेडिंग पहले तैयार कर लीजिएगा, हेडिंग तैयार करने के बाद जैसे मान के चलिए सबसे बेहतर रहेगा कि हम बीच में जो है सेंटर में कोई हेडिंग देंगे तो अच्छा लगेगा टेबल ना। तो जैसे मान के चलिए कि हम सेंटर में अगर हेडिंग देना चाहते हैं तो पहले तो आप इस तरीके से हेडिंग आप मतलब पहले इस तरीके से आप डेटाबेस एक तैयार कर लीजिए, और तैयार करने के बाद इसके बाद से आपको क्या करना है, देखिए जैसे आप मर्ज वाले डेटा को आप एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं लेके जा सकते, इसके लिए क्या करना है, देखिए इसके लिए क्या करिएगा कि इंसर्ट टैब में आ जाइए, कहाँ पे आना है, इंसर्ट टैब में, और यहीं पे एक ऑप्शन आपको दिखेगा टेक्स्ट, इसी पे क्लिक करिएगा, इसमें वर्ड आर्ट का सिंबल दिखेगा, इस पे ले लीजिएगा, ये वाला वर्ड आर्ट मैंने ले ली, और यहाँ पे आपको लिख देना स्टूडेंट डाटाबेस। अब सोच रहे होंगे इससे फायदा क्या है, तो देखिए इसका ये फायदा है कि इसको हम आसानी तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव करा सकते हैं, पर अगर आपका डेटा मर्ज है तो वो आपका मूव नहीं कर सकते। और यहाँ से इसकी कुछ कलर ले लीजिए, जैसे मैंने ये वाला कलर ले लिया, बोल्ड करना है तो इसको बोल्ड कर दीजिए, आउटलाइन बॉर्डर देना है तो आउटलाइन बॉर्डर चाहे वैसे ही रहने दीजिए। अब चलिए यहाँ पे जैसे एक आपको डेटा बनाना है स्टूडेंट डाटाबेस में, तो जैसे सीरियल नंबर पूछ रहा है ना, यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया, फिर यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया। अगर इस तरीके से बहुत सारा आपको डेटा बनाना है तो बार बार आपको काउंटिंग नंबर लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस आप एक दूसरे को सिलेक्शन करिए और सिलेक्शन करने के बाद यहीं पे पतला प्लस बनेगा, ध्यान से देखिए बन रहा है ना, इसी को ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो जहां तक खींच के लेके जाएंगे वहां तक नंबरिंग करेंगे। समझ में आ रहा है ना। तो ये एक्सेल होता है, एक्सेल जैसे मान के चलिए कि अगर आप इस तरीके से आप टाइपिंग करेंगे तो लंबा टाइम लगेगा ना, एक दो एक बार लिखिए और उन दोनों को एक साथ सिलेक्शन करिए और पतला प्लस बनेगा कॉर्नर पे, उसके माध्यम से उसको ड्रा करके खींच सकते हैं, पूरा नंबर दे सकते हैं। तो जैसे हमको ज्यादा नहीं बनाना है, यहाँ से मैंने सिलेक्शन किया, बस यहाँ पे पतला प्लस बनेगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैंने खींच दिया। अब चलिए स्टूडेंट का नाम हम कुछ टाइप कर लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया राजन, निकेश, आकाश, किरण, मनीष, जाकिर, रोहित। अब देखिए जैसे मान के चलिए कि इसमें जो है इसमें इतना सारा ऑप्शन बना हुआ है, जैसे स्टूडेंट का नाम हो गया, ये जैसे मान के चलिए कि राजन है तो इनका कोर्स हो गया DFA, इनका कोर्स हो गया ट्रिपल सी,
इनका कोर्स हो गया जो है एडीएफए, इनका कोर्स हो गया डीसीए, इनका कोर्स हो गया एडीसीए, इनका कोर्स हो गया टैली, और इनका ऑफिस मैनेजमेंट, और इनका मान के चलिए कोर्स हो गया पीजी। ठीक है ना, अलग अलग कोर्स का नाम मैंने दे दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे आना है फी में। अब जैसे मान के चलिए कि डीएफए का फीस 9,000 है, इन्होंने 9,000 इसमें फीस मैंने दिखा दी। ट्रिपल सी का 5,000 है, 5,000 मैंने यहाँ पे फिलअप कर दी। एडीएफए का 15,000 है, मैंने 15,000 भर दिए। और यहाँ पे डीसी का फीस 13,500 है, मैंने 13,500 भर दी। इस तरीके से पहले एक डेटाबेस आप बनाइएगा अपने हिसाब से। टैली का फीस 6,000 है, मैंने 6,000 भर दिया। ऑफिस मैनेजमेंट 4500, पीजी का मान के चलिए कि 6,000 है तो 6,000 मैंने भर। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए इसमें आपको पैड देना है, तो पैड में मान के चलिए कि किसी स्टूडेंट के पास ज्यादा पैसा होता है तो ज्यादा जमा कर देता है, किसी के स्टूडेंट के पास कम जमा होता है, कम पैसा होता है तो कम जमा करता है। लेकिन रिक्वायरमेंट क्या होती है? 1,500, ये रिक्वायरमेंट होती है ना। तो जैसे मान के चलिए ये राजन है, इन्होंने जमा किया मात्र 2,000 रुपये। कितना? 2,000 रुपये। फिर इसके बाद से मान के चलिए कि ये निकेश हैं, इन्होंने जमा किया मात्र 1,500 रुपये, और इन्होंने जमा किया मात्र 1,200 रुपये। सबका अलग अलग हम पेड में भर लेंगे। फिर इन्होंने जमा किया मान के चलिए कि 2,000 रुपया, इन्होंने जमा किया मात्र 1,000 रुपये, इन्होंने जमा किया 500 रुपये, इन्होंने जमा किया 1,400 रुपये, और इन्होंने जमा किया मात्र 500 रुपये। अब देखिए, अब हमको निकालना है ड्यू अमाउंट। क्या निकालना है? ड्यू अमाउंट। तो अभी तक तो मान के चलिए कि हम एक तरीके से अगर देखा जाए तो वैसे नॉर्मल हम कॉपी मतलब कॉपी पे निकालते थे, लेकिन अभी तक मैंने आपको फार्मूले के बारे में नहीं बताया था। और एक चीज देखिए, हमारे पास एक्सेल का सीट ओपन हुआ है, और एक्सेल में कोई भी फार्मूले अगर आपको सॉल्व करना है, इसके लिए जरूरी होता है कि आप इक्वल टू का सिंबल लगा दो। समझ में आ रहा है ना। वैसे हम एक्सेल आपको पढ़ाएंगे, उसमें मैं बताऊंगा आपको। एक्सेल में कोई भी फार्मूले अगर आपको सॉल्व करना है तो इसके पहले क्या लगाना होता है? इक्वल लगाना होता है। जैसे अगर हमको ड्यू अमाउंट निकालना है तो कौन कौन सा अमाउंट हम सिलेक्शन करेंगे? कौन कौन सा अमाउंट सिलेक्शन करेंगे? फी और पैड। जैसे स्टूडेंट को 9,000 फीस देना था, इन्होंने मात्र 2,000 जमा किया, तो शेष जो बचा है वही तो ड्यू में जाएगा। ड्यू का मतलब होता है शेष बचा हुआ पैसा। तो इसके लिए सबसे पहले इक्वल करिएगा और फी को सिलेक्शन करिएगा, और माइनस का सिंबल लगाना है, और पेड को सिलेक्शन कर लेना है। अब एक क्वेश्चन बनती है, सर D9 और E9 क्यों लिख रहा है? तो वे सेल का नाम है। क्या है? सेल का नाम है। सेल मतलब रो और कॉलम को मिलाकर के ही तो सेल बनता है। अगर हम बात करें यहाँ पे सबसे पहले D9, तो D9 का मतलब ये होता है कि फी वाली को मैंने सिलेक्शन किया तो D9 आया। तो D9 में क्या कॉलम है और क्या रो है? D9 में अगर पूछा जाए क्या कॉलम है क्या रो है तो क्या बताएंगे? D कॉलम है और 9 रो है। क्या है? D9 क्या है? किसी को नहीं पता है? D9 में क्या रो है और क्या कॉलम है? D कॉलम है और 9 रो है। क्या कॉलम और क्या रो है? 9 रो है और D। सही है। तो फिर सही है तो इतना कंफ्यूजन क्यों? देखिए अगर D9 के बारे में बात किया जाए, तो मैंने अभी आपको टेबल स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि जो अल्फाबेटिकल लिखा है वो आपका कॉलम है, और जो नंबर लिखा है वो आपका रो है। तो जहां आप बता सकते हैं कि D बराबर क्या है? कॉलम की संख्या, और 9 बराबर रो की संख्या। इसलिए D9 आपका एक प्रकार का फी का कॉलम है, सॉरी फी का सेल है। D9 का मतलब सेल इसको बोला जा सकता है। और माइनस का सिंबल लगाएंगे। आप कौन से सेल को सिलेक्शन करेंगे? पैड को। तो पैड को सिलेक्शन करेंगे तो क्या लिख के आएगा? क्या लिख के आएगा? E9। तो D9 में से E9 हमको माइनस करना है। यानी कि D9 का मतलब 9,000 माइनस E9 का मतलब 2,000, और एंटर करेंगे तो जो अमाउंट होगा आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना।
अब एक महीने का डेटा निकाल लिया तो बार बार निकालने की आवश्यकता नहीं है। अब ये नहीं कि 10 बच्चों का दिया है या 100 बच्चों का दिया है तो 100 बच्चों का अलग अलग निकालिए। बस एक बच्चे का निकल गया तो यहाँ पे आएंगे तो देखिए पतला प्लस बनेगा, बस 2 बार क्लिक कर दीजिए। समझ में आ रहा है ना? अगर मैंने 700 800 भी डेटा बनाया है तो एक्सेल इतना आपको हेल्प देता है कि बस एक बार अगर आप कोई डेटा फाइंड कर लिए तो बस केवल ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो पूरा डेटा ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब चलिए, अब बात आती है डिस्काउंट की। किसकी बात आती है? डिस्काउंट की। जैसे मान के चलिए इतने सारे स्टूडेंट हैं और इन्होंने इतना सारा कोर्स किया और इन्होंने इतना पैसा भी जमा कर दिया और शेष पैसा भी इनका पता चल गया कि कितना कितना पैसा बचा हुआ। अब मान के चलिए कि संस्था की तरफ से ऑफर दिया गया कि हर एक स्टूडेंट को, किसी को 5%, किसी को 10%, किसी को 15% डिस्काउंट दिया जा रहा है और जो शेष बैलेंस बच रहा है उसको आप आकर के क्या कर दीजिए, जमा कर दीजिए। समझ में आ रहा है ना? जैसे मान के चलिए, जैसे यहाँ पे राजन लिखा हुआ है, निकेश लिखा हुआ है, आकाश लिखा हुआ है। इसमें बच्चों का रिक्वायरमेंट के हिसाब से बच्चों ने कहा कि सर हम एक बार में पैसा पेड करना चाहते हैं, अगर कुछ डिस्काउंट करेंगे तो मान के चलिए कि कह देंगे सर के, तब चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा होगा जो डीएफए कर रहा होगा उसके फी में हम 10% डिस्काउंट कर देंगे। समझ में आ रहा है ना? अगर कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जो एडीएफए का कोर्स कर रहा होगा उसके फी में हम 15% का डिस्काउंट कर देंगे। तो डिस्काउंट हम किसके बेस पे निकालेंगे बताइए? किसके बेस पे डिस्काउंट निकलेगा? जैसे मान के चलिए, ध्यान से पहले समझ लीजिए तब आंसर दीजिएगा, नहीं तो प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड वाला हाल हो जाएगा। पहले समझ लीजिए। जैसे देखिए एक राजन नाम का स्टूडेंट है जो हमारे इंस्टीट्यूट में डीएफए कर रहा और इनको फी बताया गया 9,000 रुपया और इन्होंने जमा कर दिया 2,000 रुपया, शेष कितना बचा है? 7,000 रुपया। अब सर बोले कि आपको 15% का लेस दिया जा रहा है, फिर आप पैसा ला करके जमा करिए, तो डिस्काउंट किस पे मिलेगा? हाँ, ड्यू पे कितने लोग हैं? थोड़ा सा हाथ उठाइए तो देख लें। ड्यू पे डिस्काउंट मिलेगा, कितने लोग एग्री हैं? अच्छा, फी पे डिस्काउंट मिलेगा। अच्छा, फी वाले कितने लोग हैं? हाथ ऊपर करिए। आप लोग फी वाले हैं? ना ड्यू में उठाना है ना फी में उठाना है, तब किसमें, पेड में उठाना है? देखो पहले बात समझो हमारी, ये डिस्काउंट मिलेगा ड्यू पे, क्योंकि अगर फी पे डिस्काउंट मिलेगा तो ऑफर किसको मिलेगा, आपको कि सर को? सर को मिल जाए। अगर ड्यू पे निकलेगा तभी तो सर का कुछ माइनस होगा। अगर आपको फी पे मिल रहा है तो फी पे तो ऑलरेडी आपने जमा ही कर दिया है, पेड कुछ जमा किया है कि नहीं किया? तो जो आपको डिस्काउंट मिलता है वो आपको ड्यू पे डिस्काउंट मिलता है। जैसे मान के चलिए किसी किसी को आपको 10,000 रुपया देना है, ध्यान से समझिए। किसी को आपको जो है 10,000 रुपया देना है, आपने उसको 2,000 रुपया ला करके दे दिए, आप उसको 2,000 रुपया ला करके दे दिए, शेष आपके पास 8,000 रुपया बच गया। आप कह रहे हैं अरे यार कुछ पैसा माइनस कर दे तो एक बार में ला करके पैसा आपको दे दे, तो कहेगा तब चलिए ठीक है कोई बात नहीं, 10% हम छोड़ दे रहे हैं, शेष जो बचेगा उस पर ला करके दे दीजिए। तो वो 10,000 पे माइनस करेगा, 8,000 पे माइनस करेगा, 8,000 का जो 10% होगा उसका माइनस कर लेगा, शेष पैसा उसको ले जा करके रिटर्न कर दे। तो इसमें जो डिस्काउंट निकलेगा वो डिस्काउंट निकलेगा किस पे? ड्यू पे डिस्काउंट निकलेगा। अगर फी पे ही डिस्काउंट निकालेंगे तो फिर पेड करने का क्या मतलब? फी पे तब डिस्काउंट मिलेगा जब आप पेड नहीं किए हो, अगर आपने पेड कर दिया तो ड्यू पे डिस्काउंट मिलेगा। समझ में आ रहा है ना? जैसे ऐसे भी तो कंडीशन आता है कि अगर आप जो है एक बार पैसा जमा करते हैं तो आपके फी में 10% का डिस्काउंट मिल जाता है, और ये स्कीम हमेशा चलता है, हर एक स्टूडेंट के लिए ऑफर है। कोई ऐसा स्टूडेंट है जो एडीएफए का फीस करना चाहता है, अगर एडीएफए कोर्स करना चाहता है तो उसका फीस अगर 15,000 रुपया है तो ये अपने इंस्टीट्यूट की तरफ से हमेशा ऑफर चलता है कि अगर वो एक बार में पैसा पेड करता है तो उसकी फी में 10% का लेस मिल जाता है, यानी 15,000 है तो 1,500 माइनस हो जाता है। समझ में आ रहा है ना? तो अभी भी जिसका बाकी होगा लाके पूरा फाइनल जमा कर दीजिएगा। तो चलिए कैसे निकालेंगे डिस्काउंट, अब इसके बारे में समझिए। डिस्काउंट निकालने का भी फार्मूला होता है, बात नहीं। अगर हमको 7,000 का 10% निकालना हो तो कितना आएगा? निकालिए कॉपी पे, सब कोई कॉपी पे निकालिए, 7,000 का 10% कितना आएगा?
कॉपी खोलिए, निकालिए जल्दी। वही चीज निकाल के दिखाइए कैसे निकलेगा। निकाल के दिखाओ ना कैसे निकलेगा। 7,000 का 10% कैसे होगा बताइए। निकल जाएगा, जल्दी निकालिए जल्दी। दिखाओ आप लोग कॉपी, इसका निकालिए। जब मैथमेटिक्स भी पढ़ाया गया होगा तो मैथमेटिक्स में कोई भी फार्मूले सॉल्व करने से पहले इक्वल लगाएगा। तो हमको भी पता है 7,000 गुणे 10/100। दो जीरो से दो जीरो कट गया, जो शेष बचा आपका डिस्काउंट में आ जाएगा, लेकिन जीरो इक्वल लगाना है कि नहीं लगाना। तो देखिए इसमें जो फार्मूला लगता है सबसे पहले इक्वल करेंगे और सेलेक्ट, किसको सिलेक्शन करेंगे, ड्यू अमाउंट। और देखिए कभी भी डिस्काउंट आपको निकाला जाता है, अगर 10% कह रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई करिए, 15 कह रहा है तो 15 से, 20 कह रहा है तो 20 से, मतलब जितना उसमें आपको दिया उतना से मल्टीप्लाई करना होता है। तो अभी मैंने किसके बारे में बताया, बटा 100, आपका आ जाएगा कितना, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए कैसे निकालेंगे इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। तो डिस्काउंट निकालने के लिए जैसे मान के चलिए कि सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग है। जैसे मान के चलिए कि जो डीएफए करेगा उसके लिए मात्र 10% है, जो ट्रिपल सी करेगा उसके लिए 5% है, और जो बड़ा कोर्स करेगा उसके लिए 15%। तो इक्वल करेंगे और यहाँ पे सबसे पहले ड्यू अमाउंट को सिलेक्शन करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे कितना से, मल्टीप्लाई करेंगे 10 से और डिवाइड करेंगे 100 से और बस एंटर कर देंगे तो रिजल्ट आ अगर एक का 10% आ गया तो मतलब यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो सबका 10% आसानी तरीके से निकल जाएगा। अब चलिए जैसे यहाँ पे एडीएफए में लिया हुआ है, एडीएफए का हम 15% हमको निकालना, तो बस इसी पे 2 बार क्लिक करिएगा और बस 10 को हटा करके यहाँ पे 15 लिख दीजिए। बस केवल इसका 15% आएगा, बाकी सबका 10% आ जाएगा, हो जाएगा। अब चलिए अब हमको निकालना है टोटल अमाउंट, कैसे निकलेगा, टोटल अमाउंट कैसे निकलेगा, हाँ ड्यू में से डिस्काउंट घटा देंगे। अब ये नहीं कि फी में जाकर के तब डिस्काउंट घटाएंगे, समझ में आ रहा है ना। यानी कि देखिए जैसे आपको पैसा 9,000 बताया गया था, जिसमें आपने 2,000 जमा कर दिया है, शेष आपका 7,000 बच गया है, और उसमें से भी 700 डिस्काउंट हो गए। तो आपको जब टोटल अमाउंट निकालना हो तो ड्यू में से हम डिस्काउंट को माइनस करते हैं। मतलब इतना पैसा हमको जमा करना था और सर ने ऑफर दे दिया तो इतना पैसा हमारा कम ही होगा ना, इसलिए सबसे पहले इक्वल करेंगे और ड्यू अमाउंट को सिलेक्शन करेंगे और माइनस का सिंबल लगा करके हम डिस्काउंट को ले लेंगे और बस हम एंटर बटन प्रेस कर लेंगे और इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, सब रिजल्ट आ जाएगा। बना लीजिए इस टेबल को जल्दी, बनाना पड़ेगा इसको ना, इसको बना लीजिए टेबल को। चाहे तो रुकिए एक ऑप्शन के बारे में और बता दे रहे हैं, तब आपको बनाना, रुक जाओ बस एक ऑप्शन के बारे में और बता दे रहे हैं। जैसे इसमें एक और ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें एक और ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए कंट्रोल एन से एक नया पेज ले लेते हैं। एक लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है, टेबल आज खत्म हो जाएगा। इंसर्ट में अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है टेबल में क्विक टेबल्स, और क्विक टेबल्स का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, तो इसका इस्तेमाल हम करते हैं कैलेंडर वगैरह बनाने में। जैसे आपने देखा होगा ना कैलेंडर में, जैसे एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो इस तरीके से अगर आपको टेबल क्रिएट करना होगा तो टाइम लगेगा ना, तो बना बनाया यहाँ पे आपको टेबल का फॉर्मेट मिल जाता है, इस तरीके से आप कैलेंडर बना सकते हो। जैसे देखिए आपको करना क्या है, आप इसको पूरे डेटा को पहले सिलेक्शन करिए और सिलेक्शन करने के बाद पहले तो आप इसमें बॉर्डर लगा लीजिए। अब बॉर्डर लगाने के बाद
इसी का अगर डुप्लीकेट बनाना तो इसको सिलेक्शन करिए और कंट्रोल के साथ डी बटन दबा दो। है बात नहीं, मैं बता रहा हूँ, नहीं समझ में आ रहा है? देखिए सबसे पहले कंट्रोल सी से कॉपी करिए और कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन या कंट्रोल प्लस बी से पेस्ट कर दीजिए। इस तरीके से आप कई सारा कैलेंडर ऐसे बना सकते हैं। इसका मेन प्रयोग यही है कि कैलेंडर बनाने के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। अब जैसे मान के चलिए कि इसी में बना बनाया कैलेंडर हमको मिल गया, इसको हम हटाएंगे यहाँ से और यहाँ पे लिख देंगे जनवरी, जनवरी 2000। फिर इसको हटाएंगे। अब मंथ अपने हिसाब से देख लीजिएगा, किसी मंथ में दिन हमारा कम होता है, किसी मंथ में ज्यादा होता है, तो अपने हिसाब से आप लिख लीजिएगा इसको। इसमें लिख लेंगे फरवरी, फरवरी हो जाएगा। ठीक है, फरवरी 2023 हो जाएगा यहाँ पे। और फिर यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मार्च हो जाएगा, यहाँ से मार्च 2023। इस तरीके से कैलेंडर बना सकते हैं। लेकिन देखिए कैलेंडर बनाएंगे तो इसकी विशेष प्रकार की फॉर्मेटिंग करने के लिए आपका फॉर्मेट टैब हाईलाइट, डिजाइन टैब हाईलाइट है, ये पूरा मैंने आपको पढ़ा दिया। तो इसका प्रयोग करके आप अपने हिसाब से बनाइएगा, कुछ कैलेंडर बनाइएगा, ठीक है। और इसी का डुप्लीकेट बनाना होगा तो पहले तो पूरे को सिलेक्शन करिएगा और कंट्रोल के साथ डी बटन दबा लीजिए। कंट्रोल डी इसमें नहीं काम करेगा, कंट्रोल सी से कॉपी करिएगा और कंट्रोल प्लस भी से पेस्ट कर लीजिए। इस तरीके से कई सारा इसका बनता हुआ आ जाएगा। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं कंट्रोल के साथ। पहले कंट्रोल ए से सिलेक्शन करिए, कंट्रोल सी से कॉपी करिए और कंट्रोल बटन दबा करके आप चाहेंगे तो इसको ऐसे दूसरा लेयर भी बना सकते हैं, पर ये जल्दी बनता नहीं है, बड़ी दिक्कत करता है। बस यहीं पे कॉपी पेस्ट करना होगा आपको। तो केवल स्पेस नहीं मिल रहा है, इस वजह से ये ऊपर नहीं जा रहा है। थोड़ा सा इसकी साइज को आप लोग छोटा कर देना, हो जाएगा। अब देखिए जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे दिन का नाम दिखा हुआ है, इसको सिलेक्शन करिएगा, इसको हाईलाइट करना है तो यहाँ से इसको हाईलाइट कर दीजिए, बोल्ड करना है तो इसको बोल्ड करिए यहाँ से। मतलब एक बना बनाया फॉर्मेट आपको मिल जाता है, आप अपने हिसाब से इसकी कोई फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसको सिलेक्शन करने के बाद इसकी कलर करना होगा, तो डिजाइन टैब में मैंने पूरा पढ़ाया ही है आपको। यहाँ से आप इसको चाहेंगे तो शेडिंग भी कर सकते हैं। इसी का इस्तेमाल करके कैलेंडर आप लोग बनाइए, बन जाएगा। हाँ तो फरवरी 28 का होता है तो इसको यहाँ से डिलीट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बना बनाया फॉर्मेट मिल गया ना। अब इसी के हिसाब से हम आसानी तरीके से बना सकते हैं टेबल। जैसे अगर हम रो और कॉलम इंसर्ट करके बनाएंगे तो टाइम लगेगा ना, एक बना बनाया फॉर्मेट आपको मिल जाता, आप उसके माध्यम से बनाते।